डियर एस्पिरेंट्स, होप कि आप सारे अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है वो बड़े अच्छे से चल रही होगी। एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए बहुत सी चीज़ें ज़रूरत होती है, जैसे तालीम का हासिल करना, उसको खाना जो है वो पूरी तरह से मिल सके, वो अपने मज़हब का प्रचार अच्छे तरीके से कर सके, उसके साथ भेदभाव ना हो, चाहे वो रिलीजन की बुनियाद पे, कास्ट की बुनियाद पे या क्रीड की बुनियाद पे। अगर ये वाली चीज़ें उस इंसान को ना मिले तो वो पागल होके मर सकता है। तो हर एक कंट्री में इंसान को कुछ हुकूक दिए गए हैं, तो अगर वो हुकूक उसे ना मिले तो ये सुप्रीम कोर्ट में या वहाँ के अदलिया जो है वहाँ पे जा सकता है। हाँ जी, आपने सही पहचाना। हम लोग बात कर रहे हैं मूल अधिकार की, यानी बुनियादी हुकूक जो एक इंसान के हैं, फंडामेंटल राइट्स जिनको आप लोग कहते हो। यानी फंडामेंटल राइट्स हमारे पास वो राइट्स हैं जो एक इंसान को मैसर होते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है वो बड़े आराम से गुजार सके। तो आज इन्हीं फंडामेंटल राइट्स पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। होप कि आप लोगों को ये वीडियो जो है अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्क्रीन की तरफ आप लोगों को ले जाते हैं और हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स किनको कहते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये फंडामेंटल राइट्स आखिर हम लोग किन को कहते हैं। हिंदी में इन्हें मूल अधिकार और उर्दू में इन्हें बुनियादी हुकूक कहते हैं। हम लोग ये कहते हैं, जैसे स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख रहे हैं, हम लोग ये कहते हैं ये वो राइट्स हैं जो एक इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरी है और गवर्नमेंट, कोर्ट या कोई और एजेंसी दुनिया की जो है वो आपसे इनको स्नैच नहीं कर सकती है। जैसे एक इंसान को सांस की जरूरत होती है, जैसे एक इंसान को पानी की जरूरत होती है, यानी एक इंसान को वाटर की जरूरत जैसे होती है, एक इंसान को जैसे एयर की जरूरत होती है, एक इंसान को जैसे फूड की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, इसी तरह फंडामेंटल राइट्स हम लोग उन हुकूक को कहते हैं जो एक इंसान को जिंदा रहने के लिए जरूरी है और ये गवर्नमेंट या कोर्ट या कोई और एजेंसी आपसे छीन नहीं सकती है। अब इसकी बात अगर करें, हिंदुस्तान के आईन में पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्हीं फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है और इसमें आर्टिकल 12 तो आर्टिकल 35 आ जाते हैं। अब अगर बात करें, इस फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है मैग्ना कार्टा, क्योंकि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि 1215 में जो किंग जॉन थे उन्होंने एक बनाया था ग्रेट चार्टर, यानी यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन जब उन्होंने बनाया था तो इन फंडामेंटल राइट्स को कहा गया था मैग्ना कार्टा यानी ग्रेट चार्टर। वहीं से हम लोगों ने इन फंडामेंटल राइट्स को लाया, इसीलिए इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। उसके बाद इसकी बात अगर करें हम लोग, ये जो फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं, हमारे कानून में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बोरो किया गया है यूएसए में। अब अगर हम लोग देखें, पहले पहल जब ये फंडामेंटल राइट्स बनाए गए इनकी टोटल तादाद थी 7, लेकिन अब इनकी तादाद कुल 6 है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको फंडामेंटल राइट्स से हटाया गया है। किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत? अमेंडमेंट एक्ट 44। अब इसको लीगल राइट इंडिया में माना गया है। अब इसके बाद हम लोग अब चलते इसी राइट्स के बारे में। ये जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, ये है राइट टू इक्वालिटी, फिर हम लोग इन्हें डीपली पढ़ेंगे, आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 to 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 to 30 और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32। राइट जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, राइट टू प्रॉपर्टी को जो आर्टिकल 31 था इसको डिलीट किया गया है फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट के तहत और इसे लीगल राइट अब बनाया गया है आर्टिकल 301A पार्ट 12 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो
आप देखिएगा, अब अगर हम लोग देखें इन फंडामेंटल राइट्स की बात, आर्टिकल 13 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 13 कहता है अगर दुनिया का कोई भी इंसान जिससे ये हक इंडिया के अंदर छीने जाए, वो कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटा सकती है। ठीक है ना। और अगर हम लोग देखें इसके बाद, अगर हम लोग देखें अगर कोई फंडामेंटल राइट्स इनको चेंज करने की कोशिश करता है तो जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या स्टेट को है, वो रिट दे सकती है, आर्टिकल नंबर 32 और हाई कोर्ट का आर्टिकल नंबर 22(6). यानी अगर कोई चाहता है, कोई गवर्नमेंट चाहते है कि हम लोग इनको वायलेट करें, फंडामेंटल राइट्स को इनको चेंज करें, तो गवर्नमेंट जो है या सुप्रीम कोर्ट रिट लगा सकती है, हिबस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सिरोटूरिया एंड क्यो वारंटो। यानी ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, ये जो हमारे पास ये फंडामेंटल राइट्स है, इनके बगैर एक इंसान को जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है। अब अगर हम लोग यहां पे बात करें, आगे थोड़ा चलते हैं, यहां पे राइट टू इक्वालिटी। अब इसके राइट टू इक्वालिटी से पहले फ्यूचर्स देखते हैं। ये जो हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स है, इनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट करके रखा है। यानी इनसे आपका आईन ही हिंदुस्तान का कहता है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है, दे कैन नॉट बी स्नेच्ड फ्रॉम एनी पर्सन फ्रॉम इंडिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको प्रोटेक्ट करके रखा है। और अब इसकी बात करें, दूसरी बात, नॉट सर्कोसेंट, परमानेंट और एब्सोल्यूट। इनकी बात अगर करें, फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई चेंज लानी है तो पार्लियामेंट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, बिल पास करनी है। जब वो पास करेंगे इस बिल को, तब जाके आप लोग इन फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हो। गवर्नमेंट इटसेल्फ नहीं कर सकती है जब तक ना पार्लियामेंट में इसके तौर पे बिल एक पेश की जाए। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आप लोग फंडामेंटल राइट्स में चेंज ला सकते हो, लेकिन जब पार्लियामेंट में आप लोग बिल पास करोगे। उसके बाद ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें, अगर आपसे कोई इन्हें छीनने की कोशिश करता है या आपको ये राइट्स नहीं मिल रहे हैं प्रॉपरली या ये वायलेट हुए हैं, तो आप लोग कोर्ट का दरवाजा जो है वो खटखटा सकते हो। इसके बाद ये जो फंडामेंटल राइट्स है, इनको एक कंट्री के अंदर सस्पेंड किया जाता है कुछ समय के लिए, जब कंट्री में कोई इमरजेंसी हो। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। यानी अगर कंट्री किसी मुश्किल हालात में, तो उस समय इनको खत्म किया जा सकता है, कि इनको फंडामेंटल राइट्स को। उसके बाद अगर हम लोग देखें, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर किसी स्टेट में, इंडिया के तहत, इस स्टेट, इंडिया की किसी भी स्टेट में अगर ये फंडामेंटल राइट्स पुलिस को, आर्मी को या इंटेलिजेंस एजेंसीज को रोकता है कंट्री को बचाने के लिए, तो उस समय इनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है आर्टिकल नंबर 33 के तहत। यानी ओवरऑल अगर हम लोग देखें, इनको प्रोटेक्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर इनसे कोई आपसे छीनने की कोशिश करता है तो आप लोग कोर्ट में जा सकते हो, इनको इमरजेंसी में खत्म किया जा सकता है, या ये जो लॉज है इनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है जब आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज को कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई काम करना पड़े। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब पहला है राइट टू इक्वालिटी, पहला फंडामेंटल राइट, यानी 14, 15, 16, 17, 18। अब ये जो राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल नंबर 14 जो हमें कहता है कानून के सामने हर कोई इंसान जो है वो सेम है और हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए इंडिया में। यानी यहां पे ये राइट हमें कहता है इंडिया में कोई गरीब और अमीर के दरमियान कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, काले और गोरे के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हिंदू और मुस्लिम के बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसके सामने? लॉ के सामने, कानून के सामने। ठीक है ना। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। अगर हम लोग बात करें आर्टिकल नंबर 361, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या गवर्नर जो स्टेट के होते हैं वो कोर्ट के सामने आंसरेबल नहीं होते हैं, ना तो
ऑर्डिनरी कोर्ट इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है। कब? जब ये ऑफिस में होंगे, यानी जब प्रेसिडेंट या गवर्नर स्टेट का जो कोर्ट है, कोर्ट इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कर सकता है जब ये ऑफिस में होंगे। ऑफिस इन द सेंस जब ये एक स्टेट को या एक कंट्री को हेड करते होंगे। उसके बाद आर्टिकल नंबर 105 और स्टेट लेजिस्लेटिव आर्टिकल 194 ये हमें कहता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव के जो मेंबर्स है, अगर इन्होंने किसी वोटिंग हुई पार्लियामेंट में, अगर इन्होंने किसी के खिलाफ अपनी पार्टी के बगैर किसी के खिलाफ वोट दिया, तो कानून इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। उसके बाद जो फॉरेन कंट्रीज के रूलर्स होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, उनको वो बच सकते हैं क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग से अंडर दिस लॉ, यानी राइट इक्वालिटी। अब उसके बाद अब अगर हम लोग देखें प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 कहता है इंडिया के जितने भी सिटीजन हैं उनके दरमियान भेदभाव नहीं हो सकता है। जैसे अगर इंडिया में जैसे हिंदू के हुकूक है वैसे ही मुस्लिम के हुकूक है, जैसे ब्लैक के हुकूक है वैसे ही व्हाइट के हुकूक है। यानी हिंदुस्तान में सेक्स की बुनियाद पे, रिलीजन की बुनियाद पे, कौन किस जगह पैदा हुआ है, इस बुनियाद पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती है कि इसको ये जॉब मिलेगा, इसको ये जॉब नहीं मिलेगा, इसको यहां पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। ये आर्टिकल 15 हमें कहता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है? जो एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं या सोशली बैकवर्ड, उनको रिजर्वेशन दी जा सकती है, यानी उनको प्रेफरेंस दी जा सकती है। किन में? स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि ये अपलिफ्ट करने के लिए इनको है। उसके बाद आर्टिकल 16 कहता है जितने भी इंडिया के लोग हैं, सिटीजन हैं, हर एक इंसान को किसी भी जगह वो जॉब कर सकता है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, ये भेदभाव नहीं हो सकता है। जितना हक एक मुस्लिम को है उतना ही हिंदू को है, उतना ही सिख को है। यानी कोई भी इंडिया का सिटीजन जो है वो इक्वल है बिफोर द एम्प्लॉयमेंट। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। रिजर्वेशन जो आजकल मिलती है बैकवर्ड क्लासेस को या सोशली बैकवर्ड क्लासेस को, ये एक एक्सेप्शन है इनको अपलिफ्ट करने के लिए। उसके बाद आर्टिकल 17 जो हमें कहता है राइट टू इक्वालिटी का, यह कहता है कि इंडिया में जो अनटचेबिलिटी है उसको बैन किया गया है किसी भी फॉर्म में। आप लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या अगर हम लोग हिंदुइज्म में डिफरेंट कैस्ट्स है उसको खत्म किया गया है। आर्टिकल 17 ये कहता है, यानी अनटचेबिलिटी वर्ड जो है यह प्रैक्टिस में इंडिया में नहीं होगा। इसके बाद आर्टिकल 18 कहता है इंडिया में जितने भी टाइटल्स दिए गए थे, महाराजा, राजा, प्रिंसेस, इनको खत्म किया गया है। ठीक है ना, यानी जो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है, आर्टिकल नंबर 18 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि ये खत्म हो चुका है अब इंडिया के अंदर। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 22, ये हमें कहता है कि इंसान के जो बेसिक 6 राइट्स है। आर्टिकल नंबर 19 कहता है कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो गारंटी देती है कि इंडिया के लोग जो है उनको फ्रीडम है, आजादी है 6 राइट्स की। सबसे पहले राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कोई भी इंसान जो इंडिया का है वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी लिख सकता है, यानी जो उसको जो बात कहनी होगी रिटन फॉर्म में, जबानी वो बोले कह सकता है, लेकिन ये नहीं कि कंट्री के खिलाफ बोलेगा। यानी यहां पे किसी को भी कुछ भी बात बोलने की इजाजत है। उसके बाद हिंदुस्तान की अगर बात करें, ये जो राइट टू फ्रीडम है, इंडिया में लोग कहीं पे भी जमा हो सकते हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हथियार नहीं होना चाहिए। उसके बाद इंडिया में ये जो राइट टू फ्रीडम है ये कहता है कि इंडिया के अंदर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सकती है, यूनियन बन सकती है, एसोसिएशन बनती है, जैसे टीचर्स एसोसिएशन होती है।
जैसे लेक्चरर्स एसोसिएशन होती है, जैसे स्टूडेंट यूनियन होती है, ये हमें राइट टू फ्रीडम कहता है। उसके बाद राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, यानी इंडिया के अंदर कोई भी बाशिंदा कहीं पे भी जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। यानी हम लोग कहेंगे जम्मू कश्मीर दिल्ली नहीं जा सकते, दिल्ली वाले जम्मू नहीं आ सकते, नहीं, आजादी है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें, इंडिया का बाशिंदा इंडिया के टेरिटरी जमीन के ऊपर कहीं पे भी बैठ सकता है, कहीं पे भी रह सकता है, कहीं पे भी मकान बना सकता है। उसके बाद नेक्स्ट वन, जो लास्ट वाला राइट है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यानी इंडिया में कोई भी जो सिटीजन है वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, वो साइंटिस्ट बन सकता है, वो कोई भी कारोबार कर सकता है, वो कोई भी बिजनेस कर सकता है। ये हमें कौन कहती है? राइट टू फ्रीडम। यानी अब तक हमने दो राइट्स पढ़े। पहला वाला राइट जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा राइट टू इक्वालिटी। ये आप लोग याद रखें, राइट टू इक्वालिटी हमें कहता है, यानी 14, 15, 16, 17 और 18, ये कहता है कि इंडिया में हर कोई इंडिविजुअल जो है वो सेम है, वो है बिफोर लॉ। ठीक है ना। उसके बाद हमने राइट टू फ्रीडम पढ़ा। अब हम लोग चलते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अब ये है क्या? आर्टिकल नंबर 23 और 24 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डील करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर हम लोग देखें, सबसे पहले जो ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कहता है, ये यहां पे कहता है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं, इसने कलअदम किया है, बैन लगा दिया ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे, यानी इंसान को बेगार पे ले जाने के लिए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जबरदस्ती मजदूरी करने के लिए, सेक्स ट्रेड करने के लिए इस पे पाबंदी लगी है। और चाइल्ड लेबर जितने हैं जिनको फोर्सफुली करवाया जाता है उनके ऊपर बैन लगी है। ये कौन कहता है? यानी आप लोग किसी भी बच्चे को, किसी भी ह्यूमन को, मेल हो या फीमेल हो, उसको आप लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। अब आर्टिकल नंबर 24 कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 14 अंडर द आर्टिकल नंबर 24 अंडर द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये कहता है कि जिस बच्चे की भी उम्र 14 साल से कम होगी, आप लोग उनको जॉब के लिए मजबूर नहीं कर सकते, फैक्ट्रीज में, माइनिंग है, किसी चीज में, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब एक बच्चे को तालीम हासिल करनी होती है। उसके बाद अब अगर हम लोग देखें, ये जो आर्टिकल्स हैं ये हमें कहता है कि जो फीमेल्स हैं या मेल्स, उनको आप लोग गलत काम में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये वायलेट होती है उनकी लाइफ। यानी कोई फीमेल ली गई, उसे दूसरे मुल्क में या उसे दूसरे स्टेट में सेक्स ट्रेड के लिए भेजा गया, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट को किसी औरत को लाया गया और उसकी जबरदस्ती वहां पे शादी करवाई गई, यानी आप लोग किसी भी इंसान को हिंदुस्तान के अंदर एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। उसके बाद है नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25 to 28। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें, ये आर्टिकल नंबर 25 to 28 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन। आर्टिकल नंबर 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं वो कोई भी मजहब जो है वो फॉलो कर सकते हैं। इंडिया में जितने भी लोग जो है वो अपने मजहब को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। ये इंडिया में जो इंडिया के अपने सिटीजन जो और बाकी मुल्कों से जो सिटीजन आज आते हैं उन पे अप्लाई होता है। अब कॉन्साइनेंस की अगर हम लोग बात करें, इट मींस इंडिया में जितने भी लोग हैं वो कोई भी मजहब फॉलो कर सकते हैं, कोई पाबंदी यहां पे नहीं है। उसके बाद राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रोफेस मीन्स अपने मजहब का खुलेआम प्रचार कर सकता है कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो। ठीक है ना। उसके बाद राइट टू प्रैक्टिस, यानी इंडिया के अंदर अगर हम लोग देखें कोई भी मजहबी तकरीब जो होगी, राइचुअल या सेरेमनी, कोई भी बिलीफ अगर होगा किसी भी इंडिया में किसी भी सिटीजन का मजहब के साथ कोई बिलीफ होगा, कोई वो सेरेमनी त्योहार मनाता हो, यहाँ पे वो फ्रीली मना सकता है। नेक्स्ट वन राइट टू प्रोपगेट, यानी यहाँ पे इंडिया की अगर हम लोग बात करें, इंडिया में कोई भी इंसान जो है वो काम कर सकता है एक इंसान को दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करने में, यानी जैसे मुस्लिम्स हिंदू को कन्वर्ट कर सकते हैं, हिंदूज मुस्लिम्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। इस पे कोई पाबंदी इंडिया में नहीं है, एक्सेप्ट
फोर्सफुली आप लोग कन्वर्जन नहीं कर सकते, यानी जबरदस्ती किसी का मजहब आप लोग चेंज नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर हम लोग देखें आर्टिकल नंबर 26, ये क्या कहता है आर्टिकल नंबर 26, इंडिया में किसी भी ग्रुप को, जो मजहबी ग्रुप होगा, उनको अपने रिलीजियस अफेयर्स, यानी अगर कहीं पे मस्जिद है, कहीं पे मंदिर है, कभी दिवाली मनानी है, कभी ईद मनानी है, इनको फ्रीडम है कि अपने मजहबी जो भी इनके चीजें होती हैं वो इनको बिना झिझक के, बिना डर के उनको मजहबी रसूमात जो है ये करवा सकते। उसके बाद आर्टिकल नंबर 28 जो है ये कहता है कि जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इंडिया के अंदर है, ध्यान रखिएगा, वो उनको चलाने के लिए, फंड्स कलेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, इन पे कोई पाबंदी नहीं है इंडिया में। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल नंबर 29 to 30। सबसे पहला आर्टिकल नंबर 29 हमें कहता है कि इंडिया के अंदर जितने भी माइनॉरिटीज है जिनकी तादाद कम है, उनके हुकूक को प्रिजर्व करने के लिए, उनका जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए ये राइट बनाया गया। जैसे अगर इंडिया की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे कबाइल रहते हैं जिनकी अपनी भाषा है, जो अपना खाने पीने का तरीका उनका अलग है, उनको रहने का तरीका अलग है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये राइट बनाया गया है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग देखें, ये कहता है हमें इंडिया में जितने भी लोग हैं किसी भी जगह वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन कर सकते हैं। रिलीजन कोई बाधा नहीं बनना चाहिए, रेस, कास्ट या लैंग्वेज कोई बाधा नहीं बनना चाहिए। या इंडिया में फ्रीली आप लोग किसी भी जगह, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो है तालीम हासिल कर सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग देखें, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 30। आर्टिकल नंबर 30 हमें कहता है कि इंडिया में जो माइनॉरिटीज हैं, जैसे मुस्लिम्स हैं, उनका वक्फ बोर्ड है, वो चला सकते हैं, कोई पाबंदी इसमें नहीं है। ये कहता है आर्टिकल नंबर 30। यानी आर्टिकल नंबर 30 कहता है कि माइनॉरिटीज अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो ओपन कर सकते हैं, गवर्नमेंट इन पे कोई बैन नहीं लगा सकती है। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसको हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? ये कहा जाता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल नंबर 32 हमें कहता है कि यह हमें कहता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है इटसेल्फ इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। यानी आर्टिकल नंबर 32 हमें कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये प्रोटेक्टेड है, और ये कहता है कि ये इसके बाद कहता है कि इनको अगर चेंज करने की कोशिश करनी है फंडामेंटल राइट्स को, तो ये गवर्नमेंट खुद नहीं कर सकती है। इनको क्या करना होगा, इनको पार्लियामेंट में बिल पास करनी होगी, उसके बाद ये इसमें चेंज ला सकते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग देखें, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल नंबर 32 को बेसिक फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन का दिया है, और ये आर्टिकल है, इसको किसी भी सूरत में आप लोग चेंज नहीं कर सकते विदाउट एनी अमेंडमेंट। यानी पार्लियामेंट में जब तक ना आप लोग इसको पास कर, इसको चेंज करने की कोशिश करोगे, तब तक गवर्नमेंट इटसेल्फ कुछ भी नहीं कर सकती है, ना कोर्ट। अब इसके 4 बेसिक फीचर्स हैं। यानी अगर कोई फंडामेंटल राइट्स में कोई चेंज लाना चाहता है तो सिटीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट दायर कर सकती है, यानी रिट दे सकती है इनको, इन फंडामेंटल राइट्स को फोर्स करवाने में। यानी कोई स्टेट ऐसी है वो कहते हैं कि हम लोग किसी फंडामेंटल राइट को खत्म करेंगे, लेकिन ये नहीं कर सकती वो गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जो है वो इस पे लगा सकती है, और वो एनफोर्स करवा सकती है फंडामेंटल राइट्स को। और पार्लियामेंट जो है ये वाहिद एक बॉडी है जो चेंज करवा सकती है फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन इसके लिए पार्लियामेंट के सारे मेंबर जो है वो राजी होने चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग देखें आर्टिकल नंबर 226,
जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने पावर्स दिए हैं। किसको पावर्स दिए हैं? कोर्ट्स को, कि अगर कोई फंडामेंटल राइट्स किसी से छीने जाते हैं वो इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 33 कहता है पार्लियामेंट जो है किसी भी फंडामेंटल राइट को, ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट को खत्म कर सकती है, एब्रोगेट कर सकती है। क्यों? किस पे कब ये खत्म हो सकते हैं? जब मेंबर्स ऑफ आर्मड फोर्सेस, पार्लियामेंट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी, एनालॉग्स ऑर्गन। यानी कभी कभार कंट्री में टेररिज्म इतना बढ़ जाता है कि फंडामेंटल राइट जो हैं ये बाधा बनते हैं। किसमें बाधा बनते हैं? कंट्री को प्रोटेक्ट करने में। और आर्टिकल 33 कहता है कि आप लोग उस समय इन फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर सकते हो उस पर्टिकुलर एरिया में। उसके बाद आर्टिकल नंबर 34 कहता है अगर मिलिट्री रूल इंडिया के अंदर होगा तो वो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किसको? फंडामेंटल राइट्स को। उसके बाद आर्टिकल नंबर 35 जो कहता है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट वाहिद एक एजेंसी है जो फंडामेंटल राइट्स में चेंज ला सकती है। स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा कोई हक नहीं है। ये था हम लोगों का आज का टॉपिक। होप कि आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।